मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नई क्लास मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर, आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आज की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज की क्लास क्योंकि फर्स्ट क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की, तो उसके एकदम बेसिक पॉइंट को सीखेंगे, जानेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जब हम लोग क्वेश्चन करने जाए तो वहां पर जब फिगर बनाने की बात आए तो वहां दिक्कत ना हो। और वहां पर रेशियो का यूज कैसे करना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो कौन सा रेशियो अधिकतर यूज होता है और उन रेशियो का किस तरीके से यूज करेंगे, तो उसके लिए आज की एकदम बेसिक क्लास है। और आज की इस क्लास में हम एक पॉइंट सीखते चलेंगे हम लोग। तो अब अगर आप देखिए कि आज की क्लास का जो बेसिक पॉइंट है और जो बेसिक पॉइंट सीखने जा रहे हैं उसमें क्या पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट की हम जब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, तो जो क्वेश्चन बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें हमें बात बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहली बात की मैंने यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाता, बोला क्या जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हम उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उन्नयन कोण। और दूसरा पार्ट आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बोला जाता है और जो दूसरा पार्ट बोला जाता है वो बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होता क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण जो कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा पार्ट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, अवनमन कोण। अच्छा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? और आपका एक और पॉइंट आता है, एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम फिगर बनाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कौन से एंगल की बात की जा रही है? तो अब आप यहां पर आइए कि जब भी हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसमें कैसे रिलेट कर पाएंगे, कौन सा जो वैल्यू है वो किसके बारे में बोला जा रहा है। तो पहली बात ये कि आपको ये करना होगा कि एक ऑब्जर्वर की आंख को बना दिया मैंने। ऑब्जर्वर मतलब कोई देखेगा किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी बच्चे को, तो किसी को कोई देख रहा है, तो वहां से जब वो देख रहा है तो उसे पता करना है कि वो कितनी दूरी पर है या कितनी हाइट पर है। तो ये सारे पॉइंट्स पर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर आपके अधिकतर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन बनेंगे, जो हम लोग क्लास में आज की करने वाले हैं, आज की क्लास जो स्टार्ट करें और आगे की भी जो क्लास होगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहां पर, वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर होगा मतलब एक ऑब्जर्वर होगा, कोई देखने वाला होगा, किसी चीज को देख रहा होगा। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा तो उसकी आंख होगी। तो मैंने बना दिया यहां पर उसकी आंख अच्छी सी, अब अच्छी बुरी जो भी बनी, ये बन गई आंख। एक ऑब्जर्वर है, उसकी आंख यहां पर बन गई। अब वो ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखेगा, तो एक तो कंडीशन ये है कि वो किसी वस्तु को देख रहा, तो वो ऐसी वस्तु को देख रहा हो, ऐसे लोग को देख रहा हो, ऐसे आदमी को देख रहा हो, ऐसे बच्चे को देख रहा हो जो कि एकदम उसके सीधे आंखों के सामने हो। सीधे आंखों के सामने हो मतलब जैसे मैंने कहा कि ये उसकी आंख है और वो यहां से देख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन सीधा ड्रॉ किया प्लेन में। मतलब मैंने ये लाइन जो ड्रॉ किया है, ये कौन सी लाइन ड्रॉ किया है, तो मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हम बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है मतलब हम बात करें क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लिया। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एकदम सीधा, मतलब एकदम जमीन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू यहां पर किसी वस्तु को अगर देखेगा, यहां पर कोई वस्तु होगी, अगर वो यहां पर देखेगा इस वस्तु को, तो ना तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा,
मतलब ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन की कोई वैल्यू होगी, ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू होगी, मतलब आपका एंगल जीरो होगा उस केस में। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों जीरो होगा। तो वो सीधा एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन के डायरेक्शन में देखता है सीधा, तो वो अगर सीधा देखेगा तो आपका ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पर बात की जाएगी, ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब बात आती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो ऑब्जर्वर जो है कहां पर बैठा है, और जहां पर बैठा है वहां से देख रहा है किसी वस्तु को। तो जैसे हमने कहा कि ये ऑब्जर्वर की आंख है और वो सीधा देख रहा था, ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो ये मैं बोल रहा हूं, ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन की कोई वैल्यू है, ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की। क्यों, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि जब अगर वो आदमी जो भी देख रहा है यहां से, अगर वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखता है, तो ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसे किसी वस्तु को देख रहा है, तो उस वस्तु और इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर की आंखों को, और जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा और इसकी आंख है, ये ऑब्जर्वर है और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अब अगर वो देख रहा है तो जो ये वाली लाइन है, दोनों को, ऑब्जेक्ट को और इसके ऑब्जर्वर की आंख को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एक सीधी सी बात मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि जब मैं कहूंगा कि कोई अगर ऑब्जर्वर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना उससे ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वहां पर बात की जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जितना डिग्री ऊपर की तरफ देखेगा वहीं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का एंगल होता है। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उससे जितना डिग्री ऊपर की तरफ अगर देखें कि जितना डिग्री ऊपर की तरफ ढाल पर अगर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, तो जितने डिग्री ऊपर की तरफ देखेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वैल्यू होगी एंगल की, वो बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। और अगर वही ऑब्जर्वर, अगर मैं कहता हूं कि वही ऑब्जर्वर ये सीधी रेखा में ना देख करके, ऊपर ना देख करके, अगर वो नीचे की तरफ देखे, अगर वो नीचे की तरफ देखे, मतलब यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, अगर वो नीचे की तरफ देखे, नीचे की तरफ देखेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ किया है मैंने यहां पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऑब्जर्वर की आंख से सीधा एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ किया, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने डिग्री नीचे की तरफ देखेगा, ये आपका होता है, ये जो एंगल आपका बनेगा, ये एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इंग्लिश में जो आपका मीनिंग है, अगर देख लेना, सही मैंने लिखा है वैसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो हम कहेंगे, हमें कहना पड़ेगा और हमें जानना जरूरी है ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में जब इसका यूज होगा तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से एंगल के बारे में बात की जा रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी, मतलब ऑब्जर्वर जितना डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है, जितना डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा है, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण होता है। और अगर ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है, किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो आपका बोला जाता है कि वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया होगा आपको। तो अब आप तीसरा पॉइंट आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जहां पर भी ये ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर देख रहा है, ये जो लाइन है ऑब्जर्वर की आंख, ऑब्जर्वर को और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये बोला जाता है क्या? इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन कहलाती है, जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो होती है लाइन ऑफ साइट। 3 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब
हम क्षैतिज रेखा से, हम का मतलब है जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो क्षैतिज रेखा से जितने डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऑब्जर्वर है क्षैतिज रेखा से जितना डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपका तीसरा पॉइंट है लाइन ऑफ साइट, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अगर इसी फिगर को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर हम बात करें, अलग तरीके से बना करके बताएं आपको, तो आप इस पॉइंट को भी समझना, एक एक पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया एक पोल। अब अगर आपका ये पोल हो गया और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, यहां से वो देख रहा है पोल को, तो अगर ये पोल को देखेगा यहां पर, यानी कि यहां पर मैंने कहा कि यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है इस बिल्डिंग पे, ये बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग पर एक लड़का बैठा हुआ, ये मैंने बना दिया बिल्डिंग, पोल ना बना करके बिल्डिंग बना दिया, ये हो गई बिल्डिंग। और इसमें खिड़की दरवाजे जो लगाना हो लगा लीजिए, ये बहुमंजिली बिल्डिंग है, बहुत सारे मंजिल है इसमें। और यहां पर एक जो है लड़का बैठा हुआ है, मैंने कहा यहां पर राम बैठा है, यहां पर राम बैठा है, राम यहां पर बैठा है पैर लटका करके, और यहां पर राम बैठा है। और जमीन के पर आपका यहां पर कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर, कहां से कुछ दूरी पर, बिल्डिंग के बॉटम से आपका कुछ दूरी पर बैठा है कौन, ये सीधी रेखा मैंने ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरह से हो गई, यहां पर बैठा है, वहां राम बैठा है, यहां श्याम बैठा है। तो यहां से श्याम राम को देख रहा है, राम श्याम को देख रहा है और श्याम राम को देख रहा है। यानी अगर आपका राम बैठा है बिल्डिंग के ऊपर और श्याम बैठा है जमीन पर इस बिल्डिंग के बॉटम से कुछ दूरी पर, और ये इसको देख रहा है, तो जो अगर ये देख रहा है इसको, तो आप कहेंगे कि यहां पर आपका जो ये वाली लाइन होगी इनको मिलाने वाली, ये लाइन कहलाती क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन होगी, जो राम को, अगर श्याम राम को देख रहा है तो श्याम ऑब्जेक्ट हुआ, श्याम अगर राम को देख रहा है तो ऑब्जर्वर हो गया श्याम और ऑब्जेक्ट हो गया राम। और अगर राम श्याम को देख रहा है तो जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर और जिसको देख रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो अब आप पॉइंट आता है कि इन दोनों को मिलाने वाली, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो अगर मैं कहता हूं कि श्याम आपका ऑब्जर्वर है, अगर श्याम ऑब्जर्वर है मतलब ये आपका ऑब्जर्वर है, तो ये देखेगा राम को। तो अगर श्याम राम को देखेगा, कौन, श्याम राम को देखेगा, तो श्याम हो गया ऑब्जर्वर और राम हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। राम हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। श्याम हो गया ऑब्जर्वर और राम हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब अगर यहां पर एंगल कुछ तो बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपका जो एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। अब बात ये आती है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो आप यहां पर आइए कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं श्याम को ऑब्जेक्ट ना बनाकर, ऑब्जर्वर ना बना करके मैं उल्टा कर देता हूं, मतलब मैंने कहा कि श्याम हो गया ऑब्जेक्ट, श्याम हो गया ऑब्जेक्ट और राम हो गया ऑब्जर्वर, राम हो गया ऑब्जर्वर और श्याम हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कौन देख रहा है, राम देख रहा है। किसको देख रहा है, श्याम को देख रहा है। तो राम देख रहा है, श्याम को देख रहा है, तो बोला जाएगा कि राम जब श्याम को देख रहा है तो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। तो राम देख रहा है अगर श्याम को, तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि जब राम देख रहा है श्याम को, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पर भी राम है आपका यहां पर, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो हमें पता है राम अगर श्याम को देख रहा है तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ, क्योंकि श्याम अगर राम को देख रहा था तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया श्याम के पास से, और उससे देखें तो वो श्याम को, जब राम को देख रहा था तो ऊपर की तरफ देख रहा था, तो जितने डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा था ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और अगर राम देखेगा श्याम को, तो राम अगर श्याम को देखेगा तो राम देखेगा तो ऊपर देखेगा या नीचे की तरफ। तो आपको समझ में आ गया कि राम अगर देख रहा है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, कहां से, जहां पर राम बैठा वहां से, और हम देख रहे हैं कि अगर राम श्याम को देखेगा कि तो ऊपर देखेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन
से या नीचे, तो हमें पता चला कि नीचे की तरफ देख रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है, तो जितने डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, कौन सा पॉइंट की आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके के फिगर में क्या होता है कि अगर ये दो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये अगर एक लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होता है, ये अगर आप पढ़ोगे जब ज्योमेट्री पढ़ा जाएगा, लाइंस एंगल्स पढ़ेंगे, उसमें पैरेलल लाइन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे, समझेंगे, प्रूफ करके मैं बताऊंगा कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये आपका लाइन जो ड्रॉ किया है, जो आपका लाइन ऑफ साइट है, मतलब हम कह सकते हैं ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये क्या करे, एक तो आपका एक तिर्यक रेखा है जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मतलब जो मैंने बताया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने बताया बहुत इत्मीनान से बताया, एक एक पॉइंट बताया है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। तीसरा अगर आगे पॉइंट चलें, तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो क्या आता है, वो आपका आता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो एंगल कौन कौन से होते हैं जिस पर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अलग तरीके के अगर क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, कुछ और एंगल पर भी क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर देखना होगा तो वो बाद में देखेंगे, एकदम बेसिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप अगर आगे चलते हैं तो अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूंगा, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यह होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस पूछा जाता है तो एकदम बेसिक पॉइंट सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो समझिए अच्छे से कि मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में मैंने बनाया ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल अगर एबीसी बनाया मैंने, तो अब अगर ट्रायंगल एबीसी बनाया है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें तो ये पता ही है कि कौन सा राइट एंगल बनाया है हमने, तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि ये वाला राइट एंगल है। और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होता है तो आप कहेंगे कि अगर ये थीटा होगा, अगर एंगल सी थीटा होगा तो एंगल ए कितना होगा, अगर ये थीटा होगा तो एंगल ए कितना होगा। तो आपको पता है कि ये 90 हो गया, टोटल तीनों का सम 180 होता है। अगर मैं कहता हूं कि ये 90 हो गया, और अगर ये 90 हो गया, और अगर ये 90 हो गया तो 90 जाएगा इधर तो बचेगा 90, तो a प्लस सी बराबर 90 हो जाएगा। तो अगर c की वैल्यू अगर आपको पता है थीटा है तो a की वैल्यू कितना होगी, 90 माइनस थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल थीटा है तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता, क्योंकि हमें पता है इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या आएगा, 90 आएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। 90 ये हो गया तो बचा 90, तो इन दोनों का सम 90 होगा, 90 होगा। या मतलब अगर ये जितना एंगल होगा 90 में से माइनस करो ये वाला आएगा, जितना एंगल ये होगा 90 में से माइनस करो ये वाला आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए। अच्छा, अब अगर इसमें चले और अगला पॉइंट आपको देखना है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल आपने अगर बनाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है 3 साइड है, उन 3 साइड का नाम दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड होती हैं उन तीनों साइड का नाम दिया जाता है। अब तीनों साइड का जो नाम दिया जाता है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो 90 डिग्री के सामने अगर हमने इसमें साइड देखें तो ए बी सी में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ए सी, तो ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ड। अब अच्छा, इसके बाद आपका 2 और बनते हैं, 2 और साइड है, उन साइड का भी नाम है। तो जो 90 राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो होती क्या है, कर्ड। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट आता है कर्ड हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कोई एक एंगल का नाम देंगे इसमें से, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसमें से कुछ एंगल होगा, कोई एक जो एंगल होगा 90 में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आएगा। तो मैंने कहा कि ये थीटा है। तो जिस एंगल को हमेशा जिस एंगल के साथ रेशियो रिलेट किया जाता है
ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो यूज करते हैं, तो जो एंगल दिया होता है उसके सामने की साइड को हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। जो आपका एंगल दिया होता है उस एंगल के सामने की साइड को हमेशा हम मानते हैं क्या, परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये वाला होगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला तो केस से फिक्स है। तो परपेंडिकुलर मतलब हम बोलते हैं इसको लंब। और जो बच गया साइड वो आपका क्या होता है, बेस। जो बच गया साइड वो होता है बेस। बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार यहां पर। तो आपका हिंदी में बोलते हैं आधार और बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है लंब और ये होता है कर्ड। अच्छा, इसमें आपका एकदम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक पॉइंट में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जिस एंगल की टेन के साथ जो एंगल दिया गया है उस एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल अल्फा होता और बोला जाता टेन अल्फा, तो ये एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर मानी जाती, तो ये बेस हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसी वजह से 90 प्लस माइनस थीटा पर चेंज कैसे होता है उसको भी सीखेंगे एकदम बेसिक पॉइंट से। बट बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आपका टेन कॉट साइन जो भी दिया जाता है उसके साथ जो एंगल दिया जाता है उस एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। और 90 डिग्री के सामने का तो फिक्स है, तो बाकी तीसरा जो साइड बचता है वो बेस होता है। और अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा जो आपका होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी टेन थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा के अगर इंग्लिश में लिखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो एकदम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, एकदम बेसिक पॉइंट। ये टेन का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे नहीं कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका टेन का रेशियो अगर नहीं पता है आपको कौन सी दो साइड का रेशियो होता है तो वो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। चलिए आते हैं जो क्वेश्चन का अगला पॉइंट है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ये आप हमेशा ध्यान रखना, तो दिक्कत नहीं होगी आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो। अच्छा, अगर अब आगे बढ़ते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन तीन एंगल। और इसके बाद तीन और एंगल लिख लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये आपके जो क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो भी कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कुछ और भी जो एंगल होते हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जब इस पर बनते हैं तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं पहले उसके बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो रेशियो 30, 60, 90, इसके बीच में 45, 45 और 90, इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करें। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल होंगे, तीन एंगल मैंने बना दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। अब अगर इसको देखें तो इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा तो वो बनाने आपको आता है। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ये 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री है ही, ये आपका हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। ये 90 हो गया तो बचा 90, तो 45 ही हो गया तो 45 ही होगा। अब आप बताइए कि इनमें रिलेशन क्या आ रहा है। तो रिलेशन ऐसे आएगा, रिलेशन कैसे आएगा, रिलेशन ऐसे आएगा कि यहां पर अगर हम कहें कि tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 45 की वैल्यू मैं अगर इसका नाम दे दूं कुछ ऐसे ही A, B और C, अगर मैं इसका नाम ABC देता हूं तो tan 45 की वैल्यू, यहां से नाम हटा देते हैं, कुछ यहां पर यूज नहीं है। तो चलिए tan 45 वैल्यू अगर निकालना हो तो tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, साइड AB। परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, AB। और अपान बेस कौन सा होगा, बेस आपका होगा ये वाला, क्योंकि ये तो आपका कर्ड है, बेस नहीं है, तो ये वाला बेस होगा यानी कि BC। तो आप बताइए कि tan 45 की वैल्यू होती कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसको हटा के 1 लिखा, यानी BC इज इक्वल टू AB। तो यहां से निकल के आया
ए बी बराबर बी सी। यहां से निकल के क्या आया, तो यहां से निकल के आया ए बी बराबर बी सी। और अगर ए बी बराबर बी सी आ गया तो हम कहेंगे कि अगर ये 1 रेशियो होगा तो ये भी क्या रेशियो होगा, 1 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब अगर ये की वैल्यू निकालें कि अगर ये 1 होगा रेशियो के अकॉर्डिंग तो ये 1 होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या, हाँ पता होगी, पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्या, कि आपने पढ़ा होगा कर्ड का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कर्ड का स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर मतलब हम कह सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा, तो आप यहां से समझ पाएंगे कि अगर ये वैल्यू निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 बराबर एच स्क्वायर। तो आप बताइए बराबर 2 आया, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप निकाल लेंगे यहां से कि √2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, यहां से एक रेशियो बना कि 45 45 और 90 है, तो 45 के सामने का साइड 1 होगा, तो दूसरे 45 के सामने का साइड भी 1 होगा, और 90 के सामने उसी ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होगा वो 2 होगा। तो 45 डिग्री के सामने की साइड, 45 डिग्री के सामने की साइड और 90 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो 1 1 और √2 होता है। ये पहला बेसिक पॉइंट, पहला कंसेप्ट। इसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट अगर देखें तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उस बेसिक पॉइंट का जो बेसिक है, आधार है, उसको मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड मैंने लिख दिया ए बी सी, तीनों साइड लिख लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 3 साइड लिख लिया ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना हमने ले लिया, 30 डिग्री। अगर आपका ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 आएगा। तो अगर एक 30 है तो दूसरा 90 - 30 इज इक्वल टू 60 आएगा। अब आप यहां पर देखिए कि अगर ये ए बी आपका हो गया, इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मैं कहता हूं tan 30 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो tan के साथ एंगल कौन सा है, 30। tan के साथ 30 एंगल, अगर ये देखें तो 60 एंगल होगा। हमें पता चल गया है कैसे, 90 है तो आपको पता है कि ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो बचा 90 में इन दोनों का सम होगा, तो 30 ये है, तो ये कितना होगा, 60। तो अगर मैं इस एंगल को लेकर चल रहा हूं तो tan 30 लिखूंगा, अगर इस एंगल को लेकर चल रहा हूं तो tan 60 लिखूंगा। लेकिन मैं अगर इस एंगल को लेकर चल रहा हूं तो हमें पता है कि जो एंगल लेकर के चलते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, यानी tan 30 मतलब परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा, तो ए बी होगा। और आधार कौन होगा, तो हमें पता है कि ये तो आपका 90 डिग्री के सामने की साइड नहीं होगी, बाकी जो साइड बची यानी BC होगा। BC किस एंगल के सामने है, हमें पता है 60 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां से अगर आप देखें क्रॉस, इसको हटा दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। BC इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी, BC इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। या फिर रेशियो भी अगर देखें, यहां से अगर देखें तो रेशियो ही डायरेक्टली दिख रहा है। रेशियो क्या दिख रहा है कि ए बी का अगर वैल्यू 1 होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर ए बी 1 होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ए बी 1 होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ए बी 1 होगा, तो BC का लेंथ कितना होगा, √3 होगा। यानी कि जो भी ए बी का लेंथ होगा √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो BC की लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो AC का लेंथ कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी 4। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो 2, तो ये आपका आ गया 2। अब यहां से एक पॉइंट बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि जो 30, 60 और 90 की जो साइड होती है उनका रेशियो, सामने की जो साइड होती है उनका रेशियो, तो हमें पता है 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। तो अब यहां से आपका रिजल्ट दोस्त दिखा रहा है, जो रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि देखिए 30 के सामने की साइड जो अगर आपकी होगी 1 होगी, 30 के सामने की साइड 1 होगी,
तो 60 के सामने की जो साइड होगी यानी 60 के सामने की साइड क्या होगी, √3 रेशियो के अकॉर्डिंग देखें √3 होगी, और 90 के सामने की साइड क्या होगी, तो 2 होगी। तो ये पॉइंट उम्मीद है बात मैं जो समझा रहा हूं वो आप समझ पाए होंगे, और अगर आप ये समझ पाए होंगे तो आपको जब क्वेश्चन आएंगे और उनका यूज करना होगा इन सब रेशियो का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं समझा है तो ठीक से समझिए, पीछे एक बार और रिपीट कर लीजिए। उसके बाद रेशियो जब आप यूज करेंगे क्वेश्चन में ना, तो रेशियो अपने आप एकदम क्लियर सेट हो जाएगा। तो ये सिंगल फिगर पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है साइड में रिलेशन बताया है, उससे अगर बड़े फिगर होंगे, डबल ट्रिपल फिगर होंगे, तो वहां पर कैसे यूज करना है वो आगे की क्लास में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इस पर 3-4 क्वेश्चन अगर सिंपल करके देखते हैं कि कितना आपका समझ में आया है और कितना नहीं आया, तो वो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बेसिक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 42 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। मतलब अगर आप में ये लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आपका तो वीडियो पड़ा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब चाहो तब देख लो, जब चाहे तब पीछे कर लो, जब चाहे तब रोक लो, जब चाहे तब स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन एकदम बेसिक पॉइंट सीखते हैं, समझते हैं। बाकी ये रेशियो में नहीं डिलीट कर रहा हूं, मतलब रफ नहीं कर रहा हूं, वो आपके सामने रहेगा ताकि आप समझ सकें। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन के कंसेप्ट पर, और क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर समाप्त होता है। जो मैंने बताया वहां से स्टार्ट होता है, और समाप्ति तो कभी किसी कंसेप्ट की होती नहीं है, नए कंसेप्ट तैयार होते रहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। बोला गया है कि एक टावर है जिसके तली से 42 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उस टावर के ऊपर देखने पर बनने वाला उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब बोला गया कि एक तो टावर है, तो मैंने कहा चलो टावर बना दिया, ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा टावर। एक टावर है, टावर मैंने बना दिया, और टावर के ऊपर जो बनने वाला बोला गया कि ये टावर हो गया। और टावर के बॉटम से कितनी मीटर की दूरी पर, तो बोला गया 42 मीटर की दूरी पर। 42 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर कोई भी है जो कि देख रहा है, जो 42 मीटर की दूरी से अगर हम देखते हैं इसके टॉप पे, तो जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से हम देख रहे हैं इसके टॉप पे, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहे हैं या नीचे, तो ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला ही जाएगा। तो अब आप देखिए कि बोला गया कि एक टावर है, उस टावर के बॉटम से 42 मीटर की दूरी से उसके ऊपर, टावर के ऊपर देखने पर जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये है और इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री ऊपर देख रहा है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। कितना दिया गया है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हमें तो ये पता है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बिल्डिंग की हाइट बतानी है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग देखूं कि 45 के सामने ये है और 45 के सामने ये है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर एंगल बराबर होते हैं तो ये पॉइंट, जो कि इस पर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, अगर एंगल बराबर होते हैं तो उन दो, किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो उन दो एंगल के सामने की साइड दोनों जो होंगी वो भी बराबर होंगी। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि तीनों एंगल के जो सामने साइड होंगी वो भी बराबर होंगी। अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी। अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उन जिन दो एंगल के सामने वो साइड होती हैं वो एंगल बराबर होते हैं। तो ये दोनों वैसा वर्सा है, ध्यान रखना कि दो एंगल बराबर हैं तो उनके दोनों एंगल के सामने की साइड जो होगी वो बराबर होगी, और अगर दोनों एंगल बराबर नहीं है तो दोनों साइड भी बराबर नहीं होगी जो उनके सामने की होगी। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो अगर हम देखें तो 45 के सामने 42 है तो 45 के सामने 42 हो जाएगा। अदरवाइज रेशियो का यूज करें तो आप कहेंगे 45 45 90। देखिए 45 के सामने की साइड 1 होगी, तो इस 45 के सामने की साइड 1 होगी, और 90 के सामने की साइड √2 होगी। हमें बताना क्या है, टावर की ऊंचाई, मतलब ये रेशियो की वैल्यू बतानी है। और एक रेशियो की वैल्यू 42 मीटर है, तो यहां पे एक रेशियो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 42 मीटर। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में कर रहे हैं, एकदम बेसिक पॉइंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है
If the angle of elevation of the top of a building from a point 75 meter away from its base is 60 degree, the height of the building is. किसी बिल्डिंग पर ये बोला गया है कि किसी बिल्डिंग के बेस से, मतलब किसी बिल्डिंग के तली से 75 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उस बिल्डिंग के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। एकदम बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन करना है तो अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एकदम बेसिक पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि आज की क्लास बेसिक पॉइंट पर डिस्कस हो रही है। बोला गया कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बॉटम से 75 मीटर की दूरी से, उस बिल्डिंग के बॉटम से 75 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। उस बिंदु से उस बिल्डिंग के ऊपर जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन उस बिल्डिंग के ऊपर बनने वाला, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो इससे जितने डिग्री ऊपर की तरफ यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया गया है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो हमें पता है कि ये आपका 90 होगा, और अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, दोनों का सम 90 होता है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब आपको बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये आपका बिल्डिंग की हाइट जो पूछा गया है। अब अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, मैं रेशियो लिख के समझा रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम कहेंगे 30 के सामने 30 60 90 एंगल है आपका, तो 30 के सामने की साइड, 30 के सामने की साइड की रेशियो 1 लिखते हैं। तो 90 के सामने की जो साइड होती है, सॉरी 60 के सामने की साइड जो होती है वो √3 होती है, और 90 के सामने की साइड होती है 2। अब आप देखिए ये रेशियो आपने लिख दिया। एक रेशियो की वैल्यू जो दी गई 75 मीटर, तो हाइट तो 3 रेशियो है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 75√3 मीटर। एक बार मैं देख ले रहा हूं क्वेश्चन गलत तो नहीं मैंने पढ़ा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट 75 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए कि जो मैंने पॉइंट बताया बेसिक वो आपको यूज करने आता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, इनके लिए बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ने से पहले आपका आंसर आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो ये भी क्वेश्चन है वही कि एक टावर के बॉटम से 500 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उस टावर के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, मैं बार बार क्यों ट्रायंगल बनाऊं, यहां पर तो सीधा सीधा बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आप देखें तो कर रहे हैं, तो बना हुआ फिगर है तो बनाने की जरूरत नहीं है। बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एक टावर मैंने बना दिया, उस टावर के बॉटम से 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, बॉटम से 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उस टावर के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है। यहां से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ऊपर देख रहे हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, तो बताइए टावर की ऊंचाई कितनी है। तो आप यहां पर फिर से कह पाएंगे कि अगर ये 30 डिग्री है या 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है, ये 30 हो गया तो ये 60 होगा, 90 में से माइनस करके देख लेंगे, 60 आ गया। अब आप देखिए कोई क्वेश्चन में आपको पूछा गया टावर की ऊंचाई, मतलब ये वाला पार्ट आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अगर ये फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हम कहेंगे 30 के सामने की साइड अगर 1 है तो 60 के सामने की साइड क्या होगी, 30 के सामने की साइड को अगर 1 लेंगे, 30 60 90, 30 के सामने की साइड 1 रेशियो होगा, तो 60 के सामने की जो साइड होगी, 60 के सामने की साइड जो होगी वो √3 होगी, और 90 के सामने की जो साइड होगी वो 2 होगी। तो अब आप देखियो कि एक रेशियो की वैल्यू पता करनी है, √3 रेशियो की वैल्यू दिया है, तो √3 रेशियो बराबर, √3 बराबर 500 मीटर, देन 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई √3, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई √3 मीटर उस टावर की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कशन आज की क्लास में हो रहा है, तो कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है, इसके बाद ये क्लास आज की यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से समझें, देखें और क्लियर अगर ध्यान देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत ये भी आंसर आएगा। मैं केवल इंग्लिश में पढ़ूंगा। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लैडर इफ इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स फुट इज 45 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब ये बोला गया
एक वर्टिकल वॉल है। ये वर्टिकल मतलब आपका होता है क्या, ये वाली जो सीधा सीधा इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल होता है लाइन और ये वर्टिकल होता है। एक वर्टिकल दीवार है, ये आपका हो गया वॉल, ये हो गया वर्टिकल वॉल। तो वर्टिकल वॉल के बारे में बोला गया है कि एक वर्टिकल वॉल है, उस पर एक लेडर मतलब सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी लगाई गई है कैसी, वो जो आपने देखा होगा कभी, तो ये सीढ़ी लगाई गई है कुछ ऐसे, और वो सीढ़ी जो है बॉटम कहां पर है उस सीढ़ी का, तो इसके जो वॉल है उसके बॉटम से कितनी दूरी पर है वो सीढ़ी, इस बॉटम से कितनी दूरी से वो ऐसे करके लटकाई गई है, तो बताया गया 45 मीटर की दूरी से लटकाई गई है। और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है, तो वो बताया गया 30 डिग्री। तो बताना यह है मेकिंग, ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब इसका लेंथ बताना है। ये वाला जो लेंथ है ना इस लैडर का, सीढ़ी का, वो आपको बताना है कितना है। तो ये जो लैडर है इस पूरे का लेंथ बताना है, ये वाला आपको लेंथ बताना है कि ये कितना है। इससे ऊपर आप जा रहे हो, दीवार के ऊपर से नहीं चढ़ रहे हो, ये इससे लैडर से चढ़ रहे हो, तो इसका लेंथ बताना है। ये 30 डिग्री, आप देखना ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 है, 90 ये तो है ही, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री के सामने की साइड को अगर 1 लेते हैं आप, तो 60 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, √3 होगी। और आपका 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, 2 होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहां से √3 रेशियो की वैल्यू 45 है, तो √3 रेशियो बराबर 45 है, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 45/√3, जो कि आता है 15√3। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि 45 होता है 15 गुणे 3, और 15 गुणे 3 को लिख सकते हैं 15 इंटू √3, और जब √3 से डिवाइड करेंगे तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 15√3 आ जाएगा। एक रेशियो आ गया 15√3, और आपको बताना है 2 रेशियो का वैल्यू, मतलब आप आंसर दे पाएंगे तुरंत 30√3, मतलब लैडर की जो लेंथ होगी वो 2 रेशियो होगी, तो कितना आंसर होगा 30√3। तो चलिए, आज की क्लास एकदम बेसिक पॉइंट था हाइट एंड डिस्टेंस का, मैंने समझाया है। कुछ और एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि उसमें आपका एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूले का कैसे यूज करके हम उस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 15 डिग्री, 75 डिग्री में और 90 डिग्री के जो ट्रायंगल बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 15, 75 और 90, तो वो जब हम लोग करेंगे तब करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो पहले इस बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। आगे के क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और अच्छे लेवल तक जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास पहली क्लास थी, एकदम बेसिक क्लास थी, बेसिक पॉइंट बताया, तो उस बेसिक पॉइंट पर मैंने 4 एकदम सिंपल क्वेश्चन कराए। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।